हेलो फ्रेंड्स, इस न्यूज़ में हम डिस्कस करेंगे कि कॉन्ट्रैक्टर के टीडीएस के लिए इनकम टैक्स और जीएसटी में क्या प्रोविज़न है, कब टीडीएस काटना होता है, कैसे जमा करना होता है और कॉन्ट्रैक्टर कैसे इसका क्रेडिट क्लेम कर सकता है। रेगुलर अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें ताकि जैसे ही हम कोई नया अपडेट डालें आपके पास इमीडिएटली यह अपडेट पहुंच जाए। फ्रेंड, जब कॉन्ट्रैक्टर कोई काम करता है तो उसकी पूरी पेमेंट नहीं की जाती बल्कि टीडीएस काटा जाता है। टीडीएस की प्रोविज़न इनकम टैक्स में भी दी गई है सेक्शन 194C में, ताकि जब कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट की जाए तो उसमें से टीडीएस काटने के बाद ही पेमेंट की जाए। और इसकी प्रोविज़न जीएसटी एक्ट में भी दी गई है सेक्शन 51 के अंतर्गत, जिसे कि हम डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत कॉन्ट्रैक्टर का टीडीएस किस प्रकार कटेगा, इसके लिए प्रोविज़न इनकम टैक्स में सेक्शन 194C में दी गई है। फ्रेंड्स, इस केस में देखा जाता है कि क्या स्पेसिफाइड व्यक्ति जो टीडीएस काटेगा वो इंडिविजुअल है, एचयूएफ है या अदर व्यक्ति है, यानी कि कंपनी या पार्टनरशिप फर्म। यदि वो इंडिविजुअल एचयूएफ नहीं है तो उस केस में क्या वो पेमेंट रेजिडेंट कॉन्ट्रैक्टर को कर रहा है तो ये प्रोविज़न अप्लाई होगी। और यदि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली और इंडिविजुअल है और वो बिजनेस कर रहा है तो उस केस में देखा जाता है कि क्या उसकी टोटल टर्नओवर ग्रॉस सीड प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में 1 करोड़ रुपये से ज़्यादा है बिजनेस के केस में, और प्रोफेशन के केस में 50 लाख रुपए से ज़्यादा है, और क्या वह रेजिडेंट कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट कर रहा है। फ्रेंड्स, मान लीजिए फाइनेंशियल ईयर 2021 में इंडिविजुअल को टीडीएस काटना है तो देखा जाएगा कि फाइनेंशियल ईयर 1920 में टर्नओवर लिमिट क्या है। यदि 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा है और वह बिजनेसमैन है तो उस केस में उसे फाइनेंशियल ईयर 2021 में टीडीएस काटना है। और यदि वो प्रोफेशनल है और फाइनेंशियल ईयर 1920 में उसकी टर्नओवर 50 लाख रुपये से ज़्यादा है तो फाइनेंशियल 2021 में उसे रेजिडेंट कॉन्ट्रैक्टर का टीडीएस काटना है। फ्रेंड्स, यदि रेजिडेंट कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट की जाती है तो उसके बाद ये देखना होता है कि कितना अमाउंट पे किया जा रहा है। यदि जो सम क्रेडिट या पे किया जा रहा है वो 30,000 रुपये से ज़्यादा है तो उस केस में देखा जाएगा कि क्या कॉन्ट्रैक्टर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है या इंडिविजुअल है, तो उस केस में टीडीएस 1% के हिसाब से कटेगा। लेकिन यदि वह हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली या इंडिविजुअल नहीं है कॉन्ट्रैक्टर तो उस केस में टीडीएस 2% के हिसाब से कटेगा, जैसे कि कंपनी और पार्टनरशिप फर्म। फ्रेंड्स, यदि जो अमाउंट क्रेडिट किया जा रहा है, पे किया जा रहा है वो 30,000 रुपये से ज़्यादा नहीं है तो अगली लिमिट चेक की जाती है कि क्या जो एग्रीगेट अमाउंट ड्यूरिंग द ईयर क्रेडिट किया गया, पे किया गया है वो 1 लाख रुपये से एक्सीड हो रहा है। यदि नहीं तो कोई टीडीएस नहीं कटेगा। लेकिन यदि एक्सीड होता है तो उस केस में फिर से वही लिमिट है कि कॉन्ट्रैक्टर यदि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली इंडिविजुअल है तो 1% टीडीएस है, और यदि अदर देन एचयूएफ इंडिविजुअल है तो 2% टीडीएस काटना है। फ्रेंड्स, आपके ध्यान रखना है कि यदि कोई व्यक्ति अपना पैन नंबर नहीं देता है तो उस केस में हायर रेट से टीडीएस कटता है, यानी कि जो टीडीएस रेट इनकम टैक्स एक्ट में दिया गया है या जो फाइनेंस एक्ट में नोटिफाई किया गया है या @20%। इसके साथ ही फ्रेंड्स, आपको ये भी ध्यान रखना है कि यदि कोई हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली या इंडिविजुअल बिजनेस भी कर रहा है लेकिन वो पर्सनल पर्पज़ से किसी कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट करता है, मान लीजिए वो घर कंस्ट्रक्ट कर रहा है उसके लिए कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट करता है तो उसका टीडीएस सेक्शन 194C के अंतर्गत नहीं कटेगा। फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको ये भी ध्यान रखना है कि यदि रेजिडेंट कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट की जा रही है लेकिन रेजिडेंट कॉन्ट्रैक्टर ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर है, यानी कि गुड्स कैरिज की प्लाइंग, हायरिंग और लीजिंग करता है और वह अपना पैन नंबर दे देता है और उसके पास जो गुड्स कैरिज है वो 10 या 10 से कम है एट एनी टाइम ड्यूरिंग द ईयर, तो उस केस में सेक्शन 194C के अंतर्गत कोई टीडीएस नहीं कटेगा। फ्रेंड्स, चलिए समझ लेते हैं कि किस व्यक्ति को इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 194C के अंतर्गत टीडीएस काटना है। फ्रेंड्स, कोई भी स्पेसिफाइड व्यक्ति जो कि पेमेंट करेगा रेजिडेंट कॉन्ट्रैक्टर को किसी काम को करने के लिए, इंक्लूडिंग सप्लाई ऑफ लेबर इन परसुएंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, उसे टीडीएस काटना है। कॉन्ट्रैक्ट फ्रेंड्स रिटर्न में भी हो सकता है और ओरल भी हो सकता है। जो स्पेसिफाइड व्यक्ति रिस्पॉन्सिबल है वो इस प्रकार है, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट या कोई भी स्टेट गवर्नमेंट पेमेंट करती है, लोकल अथॉरिटी, कॉरपोरेशन एस्टेब्लिश्ड बाय और अंडर सेंट्रल स्टेट और प्रोविनिकल एक्ट, कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, एनी अथॉरिटी कॉन्स्टिट्यूटेड इन इंडिया और अंडर एनी लॉ engaged either for the purpose of dealing with and satisfying the needs for housing accommodation or for the purpose of planning, development, improvement of city, town and village or for both, या फिर कोई भी सोसाइटी जो कि रजिस्टर्ड है सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंदर और अंडर एनी लॉ और एनी ट्रस्ट, एनी यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश्ड और इनकॉर्पोरेटेड बाय और अंडर सेंट्रल स्टेट और प्रोविनिकल एक्ट
any government of a foreign state or foreign enterprise or any association or body established outside India, any firm, इंडिविजुअल और एचयूएफ को फ्रेंड्स TDS 194C के अंदर तभी काटना है यदि उनकी ग्रोथ सीट या टर्नओवर बिजनेस से 1 करोड़ रुपये से ज़्यादा हो जाती है जिस साल में उन्हें TDS काटना है उससे 1 साल पहले, और प्रोफेशनल के केस में यदि उनकी ग्रोथ सीट 50 लाख रुपए से ज़्यादा हो जाती है जिस साल उन्हें TDS काटना है उससे 1 साल पहले। फ्रेंड्स, हमने डिस्कस किया है कि इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत 194C के अंतर्गत TDS नहीं कटेगा यदि जो अमाउंट क्रेडिट किया जा रहा है, पे किया जा रहा है कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत वो 30,000 रुपये से ज़्यादा नहीं है और एग्रीगेट अमाउंट ड्यूरिंग द ईयर जो क्रेडिट किया गया, पे किया गया है वह 1 लाख रुपये से ज़्यादा नहीं है। फ्रेंड्स, इस केस में हम एग्जांपल डिस्कस करते हैं। मान लीजिए मिस्टर राम के द्वारा कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट मिस्टर रहीम को, और पेमेंट इस प्रकार की जाती है जैसे कि आपकी स्क्रीन पे दिया गया है। इंडिविजुअल पेमेंट 30,000 रुपये से कम है लेकिन टोटल पेमेंट 30,000 रुपये से ज़्यादा हो रही है, इसलिए मिस्टर राम के द्वारा कहा गया मिस्टर रहीम को कि वो 1% TDS काटेगा क्योंकि जो पेमेंट है 30,000 रुपये से ज़्यादा है, जबकि मिस्टर रहीम के द्वारा कहा जाता है कि इंडिविजुअल पेमेंट 30,000 रुपये से लेस है और एग्रीगेट पेमेंट 1 लाख रुपये से लेस है, इसलिए इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 194C के अंतर्गत TDS नहीं कटेगा। फ्रेंड्स, इस केस में आप देख सकते हैं कि इंडिविजुअल पेमेंट 30,000 रुपये से लेस है और एग्रीगेट पेमेंट 1 लाख रुपये से लेस है, इसलिए इस केस में 194C के अंतर्गत TDS नहीं कटेगा। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। मान लीजिए मिस्टर राम के द्वारा एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है और पेमेंट इस प्रकार की जाती है अक्टूबर में 44,000 और फरवरी में 30,800। फ्रेंड्स, टोटल पेमेंट 1 लाख रुपये से कम है लेकिन मिस्टर राम के द्वारा कहा जाता है कि फरवरी में ही TDS काटेगा एट द रेट ऑफ 1%, लेकिन इस केस में कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा कहा जाता है कि इनकम टैक्स एक्ट के अंदर TDS नहीं कटेगा क्योंकि उसकी एग्रीगेट पेमेंट 1 लाख रुपये से लेस है। फ्रेंड्स, इस केस में सिंगल पेमेंट 30,000 रुपये से ज़्यादा है और अभी हमने डिस्कस किया था कि यदि सिंगल पेमेंट 30,000 रुपये से ज़्यादा हो जाती है तो TDS कटेगा या फिर एग्रीगेट पेमेंट 1 लाख रुपये से ज़्यादा हो जाती है। इस केस में अक्टूबर में भी TDS कटेगा और फरवरी में भी TDS काटा जाएगा। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। मिस्टर राम के द्वारा एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है और कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट की जाती है। इंडिविजुअल पेमेंट जो की जा रही है वो 30,000 रुपये से एक्सीड नहीं हो रही, लेकिन जो एग्रीगेट पेमेंट है ड्यूरिंग द ईयर वो 1 लाख रुपये से एक्सीड हो रही है। तो इस केस में मिस्टर राम के द्वारा पूरे अमाउंट के ऊपर TDS काटा जा रहा है, जबकि कॉन्ट्रैक्टर का ये कहना है कि 1 लाख से एक्सीडिंग जो अमाउंट होगा उसके ऊपर ही TDS कटेगा, यानी कि 5,400 रुपीज़ पे। क्या ये कंटेंशन सही है? आंसर है नहीं, क्योंकि फ्रेंड्स इस केस में हमने देखा है कि यदि एग्रीगेट अमाउंट 1 लाख रुपये से एक्सीड हो जाता है तो पूरी पेमेंट के ऊपर TDS कटेगा, इसलिए 1,05,400 रुपीज़ के ऊपर 1% TDS काटा जाएगा। फ्रेंड्स, 194C के अंतर्गत TDS कब काटा जाता है? TDS काटा जाता है जैसे ही पेमेंट की जाती है या फिर यदि पार्टी का लेजर अकाउंट क्रेडिट कर दिया जाता है, इन दोनों में से जो भी डेट पहले हो। फ्रेंड, जैसे ही कॉन्ट्रैक्टर का बिल रिसीव हो जाता है और डिडक्टर अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री कर देता है तो उस वक्त उसे TDS काटना होता है, या फिर वो यदि वो इस डेट से पहले ही पेमेंट कर देता है क्रेडिट करने से पहले तो उसे TDS काटना है। जैसे कि फ्रेंड्स मिस्टर राम के द्वारा कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है 2,50,000 रुपीज़ का और वो एडवांस पेमेंट कर रहा है कॉन्ट्रैक्टर को 2 लाख रुपीज़ की। इस केस में कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा ये कहा जाता है कि TDS नहीं कटेगा क्योंकि ये तो सिर्फ एडवांस पेमेंट ही रिसीव की जा रही है। क्या सही है? आंसर है नहीं, क्योंकि TDS काटा जाएगा जैसे ही बुक्स में क्रेडिट एंट्री कर दी जाती है या पेमेंट विच एवर इज़ अर्लियर, इसलिए इस केस में एडवांस के ऊपर TDS काटने के बाद ही पेमेंट की जाएगी। फ्रेंड्स, हमने डिस्कस किया है कि यदि इंडिविजुअल और HUF कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट की जा रही है तो 1% TDS कटेगा और यदि कोई दूसरा पेई है जैसे कि कंपनी, पार्टनरशिप फर्म, तो 2% TDS कटेगा। फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि यदि कॉन्ट्रैक्टर असेसिंग ऑफिसर से फॉर्म नंबर 13 के अंतर्गत सर्टिफिकेट प्राप्त कर लेता है कि उसका इससे भी कम रेट से TDS काटा जाए या TDS ना काटा जाए तो उसके अकॉर्डिंग TDS काटा जाएगा। फ्रेंड्स, इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 194C के अंतर्गत कॉन्ट्रैक्ट के अंदर सब कॉन्ट्रैक्ट भी इंक्लूड होता है और वर्क क्या होता है इसे भी डिफाइन किया गया है, क्योंकि TDS किसी भी काम को करने के लिए यदि कॉन्ट्रैक्टर को काम दिया गया है तो TDS काटा जाता है और वर्क के अंदर इंक्लूड होता है एडवर्टाइजिंग के लिए यदि काम दिया जाता है या ब्रॉडकास्टिंग एंड टेलीकास्टिंग इंक्लूडिंग प्रोडक्शन ऑफ प्रोग्राम for such broadcasting or telecasting, carries of goods and passenger by any mode of transport other than by railway, catering, या फिर फ्रेंड्स यदि कस्टमर
की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट सप्लाई किया जाता है या मैन्युफैक्चर किया जाता है और मटेरियल कस्टमर के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है या उसकी एसोसिएट्स के द्वारा, तो उसे कॉन्ट्रैक्ट ही माना जाता है और TDS 194C के अंदर कटेगा। लेकिन यदि प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किया जा रहा है, सप्लाई किया जा रहा है कस्टमर की स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग, लेकिन मटेरियल किसी दूसरे व्यक्ति से ख़रीदा जाता है, कस्टमर से नहीं लिया जाता या उसके एसोसिएट से नहीं लिया जाता, तो उस केस में TDS 194C के अंतर्गत नहीं कटेगा। फ्रेंड्स, यहाँ पे यदि पॉइंट नंबर ई के अंतर्गत TDS काटा जाना है, यानी कि कस्टमर के द्वारा मटेरियल दिया गया है और उसके ऊपर मैन्युफैक्चरिंग या सप्लाई करनी है प्रोडक्ट की, तो उस केस में इनवाइस वैल्यू एक्सक्लूडिंग वैल्यू ऑफ द मटेरियल पर TDS काटना है यदि वैल्यू सेपरेटली मेंशन की गई है इनवाइस में, और यदि वैल्यू सेपरेटली मेंशन नहीं की गई है इनवाइस में तो पूरी इनवाइस वैल्यू के ऊपर TDS कटेगा। फ्रेंड्स, मान लीजिए ABC कॉरपोरेशन पार्टनरशिप फर्म है और वो कंट्रैक्टर को काम देती है कि उसकी स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग गुड्स को मैन्युफैक्चर किया जाए और वो मटेरियल ABC कॉरपोरेशन के द्वारा ही प्रोवाइड किए जाते हैं। कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू 2,52,000 है। इस केस में ABC कॉरपोरेशन के द्वारा कॉन्ट्रैक्टर का TDS काटा जाएगा, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा कहा गया है कि यह गुड्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट है, इसलिए सेल ऑफ गुड्स माना जाएगा, ना कि कॉन्ट्रैक्ट फॉर एनी वर्क और सर्विस है। क्या TDS कटेगा सेक्शन 194C के अंतर्गत? जी हाँ फ्रेंड्स, इस केस में TDS कटेगा क्योंकि 194C के अंतर्गत यदि कस्टमर की स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग गुड्स मैन्युफैक्चर की जाती हैं, सप्लाई की जाती हैं, तो उस केस में TDS कटता है जहाँ पे कि मटेरियल कस्टमर के द्वारा ही प्रोवाइड किया गया है, इसलिए इस केस में TDS काटा जाएगा। फ्रेंड्स, ABC कॉरपोरेशन जो कि पार्टनरशिप फर्म है वह अपनी 25 एज को कंप्लीट होने पर सेलिब्रेशन पार्टी देना चाहती है और उसके लिए उसने कॉन्ट्रैक्टर को कैटरिंग का कॉन्ट्रैक्ट दिया है और टोटल पेमेंट की जानी है। क्या इसके ऊपर TDS कटेगा? इस केस में कॉन्ट्रैक्टर का ये आर्गूमेंट है कि यदि कोई काम किया जाता है तो उस केस में TDS काटा जाता है, लेकिन कैटरिंग कॉन्ट्रैक्ट स्कोप के अंतर्गत नहीं आता है, इसलिए TDS नहीं कटेगा। फ्रेंड्स, ये कहना सही नहीं है क्योंकि जब हमने 194C के अंदर वर्क की डेफिनेशन देखी थी तो उसके अंदर एडवर्टाइजिंग, ब्रॉडकास्टिंग, टेलीकास्टिंग, कैरीज ऑफ गुड्स एंड पैसेंजर्स और कैटरिंग भी आती है। इस प्रकार इस केस में जो कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है कैटरिंग का, इसके ऊपर भी 194C के अंतर्गत ही TDS काटा जाएगा। फ्रेंड्स, डिडक्टर 194C के अंतर्गत TDS काटता है कॉन्ट्रैक्टर का और उसके बाद इस TDS की पेमेंट करता है गवर्नमेंट को और उसके बाद TDS की रिटर्न फाइल करता है फॉर्म नंबर 26Q में, और जो TDS काटा गया है कॉन्ट्रैक्टर का उसके लिए सर्टिफिकेट भी इशू करता है क्वार्टरली फॉर्म नंबर 16A में। और कॉन्ट्रैक्टर इस केस में अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल करता है तो उसकी जो टैक्स लायबिलिटी है उसमें से जो उसका TDS कटा है उसे एडजस्ट कर लेगा, या फिर यदि उसकी कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं बनती है तो वो इनकम टैक्स का रिफंड क्लेम कर लेगा अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न में। फ्रेंड्स, TDS की एंट्री किस प्रकार की जाती है? मान लीजिए 31 जनवरी 2020 को आपको कैटरिंग का बिल रिसीव होता है और आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री करेंगे एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कॉन्ट्रैक्टर अकाउंट क्रेडिट टू TDS पेबल अंडर सेक्शन 194C। फ्रेंड्स, आप अलग से लेजर अकाउंट खोलिए हर सेक्शन के अंतर्गत क्योंकि TDS के रेट अलग हैं और जब आप चालान बनाएंगे उस वक्त भी आपको अलग से मॉनिटरिंग करनी है कि आप किस सेक्शन के अंतर्गत TDS पे कर रहे हैं। इस प्रकार आपने 1% TDS यहाँ पे काटा है तो TDS पेबल अंडर सेक्शन 194C के अंतर्गत चला जाएगा और बैलेंस अमाउंट आप कॉन्ट्रैक्टर को क्रेडिट कर देंगे। फ्रेंड्स, उसके बाद आपको पेमेंट करनी है TDS की। जिस महीने में TDS कटा है उसके ख़त्म होने के बाद 7 तारीख तक आप पेमेंट कर सकते हैं अप्रैल से फरवरी के लिए। जैसे कि अप्रैल में कटा है तो 7 मई तक आप पेमेंट करेंगे और यदि मई में काटा है तो 7 जून तक आप पेमेंट करेंगे। लेकिन यदि मार्च में आपने TDS काटा है तो 30 अप्रैल तक आप पेमेंट कर सकते हैं गवर्नमेंट को। तो जैसे ही आप पेमेंट कर देंगे तो आपने क्योंकि जनवरी में TDS काटा था इसलिए मान लीजिए आप 6 फरवरी को इसकी पेमेंट कर रहे हैं तो TDS पेबल अकाउंट डेबिट अंडर सेक्शन 194C टू बैंक अकाउंट, तो जिस चालान से आपने पेमेंट की है उससे आप ये एंट्री करेंगे। फ्रेंड, TDS की पेमेंट करने के बाद आपको TDS की रिटर्न फाइल करनी है जो कि क्वार्टरली बेसिस पे फाइल होती है। जैसे कि अप्रैल, मई, जून क्वार्टर के लिए अलग से रिटर्न जाएगी और जुलाई, अगस्त, सितंबर क्वार्टर के लिए अलग से रिटर्न जाएगी। इस केस में 26Q फॉर्म में रिटर्न फाइल करनी होती है। फ्रेंड्स, अप्रैल से जून के लिए आपको 31 जुलाई तक रिटर्न फाइल करनी होती है, जुलाई से सितंबर के लिए 31 अक्टूबर, अक्टूबर से दिसंबर के लिए 31 जनवरी और जनवरी से मार्च क्वार्टर के लिए 31 मई तक आपको रिटर्न फाइल करनी होती है। उसके बाद आपको TDS सर्टिफिकेट इशू करने होते हैं। ये सर्टिफिकेट आपको tdscpc.gov.in की वेबसाइट से डाउनलोड करने हैं।
अप्रैल से जून क्वार्टर के लिए 15 अगस्त तक आपके सर्टिफिकेट इशू करनी होती हैं। इसी प्रकार आप ड्यू डेट अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये सर्टिफिकेट फॉर्म नंबर 16A में क्वार्टरली बेसिस पर इशू करनी होती हैं कॉन्ट्रैक्टर को। फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि यदि कोई व्यक्ति टीडीएस काटने के लिए लायबल था लेकिन टीडीएस नहीं काटता है तो जो वो अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न भरेगा तो उसके एक्सपेंसिव डिसलाउ कर दे देते हैं 30%। मान लीजिए वो 2 लाख रुपए के ऊपर टीडीएस नहीं काटता है तो 2 लाख रुपए का 30% यानी कि 60,000 रुपीज़ एक्सपेंसिव डिसलाउ कर दिया जाएगा जो अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल करेगा। फ्रेंड्स, यदि कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा बिल किया जाता है और उसके ऊपर जीएसटी भी चार्ज किया गया है तो आपको टीडीएस इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत बेसिक अमाउंट पर ही काटना है एक्सक्लूडिंग जीएसटी। जैसे कि 100 रुपीज़ का कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है, 18 रुपीज़ जीएसटी है तो टोटल 118 रुपीज़ बन जाता है। लेकिन इस केस में इनकम टैक्स एक्ट के अंदर टीडीएस सिर्फ 100 रुपीज़ के ऊपर ही कटेगा। इसके अलावा फ्रेंड्स, कॉन्ट्रैक्टर का टीडीएस जीएसटी एक्ट के अंतर्गत भी काटा जाता है सेक्शन 51 के अंतर्गत। फ्रेंड्स, जीएसटी एक्ट के अंदर टीडीएस काटा जाता है यदि डिडक्टर यानी कि पेमेंट की जाती है डिपार्टमेंट और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंट एजेंसी, एनी अथॉरिटी और बोर्ड और अदर बॉडी सेटअप by an act of parliament or state legislature established by the government with 51% or more participation in equity and control society established by central government, state government, local authority under Society Registration Act 1860 and public sector undertaking। फ्रेंड्स, यदि इनके द्वारा कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट की जाएगी तो जीएसटी एक्ट के टीडीएस काटा जाएगा। लोकल अथॉरिटी का मतलब क्या है? लोकल अथॉरिटी का मतलब है पंचायत, म्यूनसिपैलिटी टैक्स, जैसा कि आपकी स्क्रीन पे अपीयर हो रहा है। फ्रेंड्स, यहाँ पे टीडीएस तभी कटेगा जीएसटी एक्ट के अंतर्गत यदि कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू 2.5 लाख रुपये से ज़्यादा हो जाती है। इस प्रकार फ्रेंड्स, गवर्नमेंट और स्पेसिफाइड एजेंसी यदि कॉन्ट्रैक्ट एंटर करती हैं जहाँ पे कि टैक्सेबल गुड्स और सर्विस सप्लाई की जाती हैं कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा, उस केस में यदि टोटल वैल्यू टैक्सेबल सप्लाई की एक्सक्लूडिंग जीएसटी 2.5 लाख रुपये से ज़्यादा है तो जीएसटी एक्ट के अंदर टीडीएस काटा जाता है। लेकिन यदि टोटल वैल्यू टैक्सेबल सप्लाई की 2.5 लाख रुपये से कम है एक्सक्लूडिंग जीएसटी तो जीएसटी एक्ट के अंदर टीडीएस नहीं काटा जाता। फ्रेंड्स, इस केस में इंटर स्टेट सप्लाई यानी कि विद इन द स्टेट सप्लाई के केस में 1% एसजीएसटी और 1% सीजीएसटी काटा जाता है और इंटर स्टेट सप्लाई के केस में 2% आईजीएसटी। टीडीएस काटने के बाद यह पेमेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के द्वारा गवर्नमेंट को की जाती है 10 डेज़ के अंदर, महीना ख़त्म होने के बाद, और जीएसटीएस 7 रिटर्न फाइल की जाती है जीएसटी पोर्टल पर। कॉन्ट्रैक्टर इस केस में इस टीडीएस का क्रेडिट क्लेम कर सकता है लेकिन वह इसका क्रेडिट अपनी इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में क्लेम करेगा जीएसटी पोर्टल पर। वह टीडीएस को एक्सेप्ट करेगा और उसके बाद वह अपनी टैक्स लायबिलिटी से इसे एडजस्ट कर सकता है या रिफंड क्लेम कर सकता है। यदि आप टैक्स के बारे में और अधिक जानकारी चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल की प्लेलिस्ट को रेफर कर सकते हैं। यहाँ पे टॉपिक वाइज वीडियो दिए गए हैं जिन्हें कि आप रेफर कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आपके यदि कोई क्वेरी है तो आप हम ईमेल कर सकते हैं taxil@gmail.com पर। आपके न्यूज़ कैसी लगी कृपया लाइक कीजिए और कमेंट करके हमें बताइए। अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए। फ्रेंड्स, अब आप मेरे चैनल CS सतबीर सिंह की मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हैं जिससे कि जो एक्सक्लूसिव वीडियोज़ हैं सिर्फ मेंबर्स के लिए, इनकम टैक्स, जीएसटी, फाइनेंस, एक्स्ट्रा पर, उन्हें रेफ़र कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जिन लोगों ने CS सतबीर सिंह चैनल की मेंबरशिप ली है उनके लिए मेंबर्स ओनली वीडियो का लिंक इस न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है और सेपरेट से प्लेलिस्ट भी दी गई है, आप वहां जाके ये वीडियो देख सकते हैं।